त्योहार का मौसम है, आशा करता हूं आपके घर में सब ठीक ठाक होंगे। लेकिन इस सीजन में सेहत का ध्यान भी रखना है क्योंकि हवा खराब है और कुछ मिठाइयां भी क्वालिटी के लिहाज से ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं जब इजराइल में था तो वहां घर के नीचे बंकर्स थे। सायरन बजता था, लोग बंकर में चले जाते थे। मैं भी कई बार गया। आज कॉलिंग कार्ड में जम्मू कश्मीर के उन बंकर्स के अंदर चलेंगे जो करीब 2 साल से बंद पड़े थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा खोलना पड़ा। क्या पाकिस्तान किसी गड़बड़ी की फिराक में तो नहीं है? दिल्ली वालों के लिए एक काम की खबर है। 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश हो सकती है। सिग्नेचर स्टोरी में जानेंगे कि नकली बादल कहां बरसेंगे, कितने इलाके को कवर करेंगे, इस पर खर्च कितना आएगा और पोल्यूशन इससे कितना कम होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी सेहत की चिंता हमेशा लगी रहती है। कई लोग दिवाली के लिए मिठाई खरीद रहे होंगे इस वक्त, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बांटने के लिए। त्योहारों के सीजन में हमारे यहाँ चलन है। अगर नहीं खरीदी है तो आप जरा संभल कर जाएं मिठाई की दुकान पर। कई शहरों में मिठाई के नाम पर मीठा जहर तैयार हो रहा है। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में मिठाई के डिब्बे में मिलावटी बम की पड़ताल करनी है आज। महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यही उपदेश अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भी और इससे मैनेजमेंट के गुर भी सीखेंगे। बी पॉजिटिव में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये अनोखी पहल आपको दिखाएंगे। चलिए अब बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। हम ऐसे ही नहीं कहते कि ये आपका शो है। याद है कल पब्लिक इंटरेस्ट में आपको बताया था पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा, अंधाधुंध गोलीबारी की, अंधेरे में छिपकर स्नाइपर गन से भारतीय सेना पर हमला किया। इस हमले में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल लाल फार्म कीमा शहीद हो गए। वो बंकर जो 2 साल से बंद पड़े थे वो फिर खुल गए हैं। पाकिस्तान से हो रही फायरिंग ने कैसे बॉर्डर से सटे गांव की जिंदगी बदरंग कर दी, आज रिपोर्ट सीधे उन्हीं गांव से जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत से खुशी के मौके पर सन्नाटा पहरा बनकर पसर गया। सरदार पाल सिंह की तरफों बेनती है कि गुरु का लंगर तैयार है, आप जी जल्दी से जल्दी आके लंगर छको जी। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बसा ये है जम्मू का जरेड़ा गांव। अब इनसे मिलिए, ये है सरदार पाल सिंह। इनके बेटे की शादी है। 10 नवंबर को बारात जानी है। घर पर गांव वालों के लिए शाही दावत तैयार है, लेकिन खाने कोई नहीं आया। कितने लोगों को बुलाया? 400-500 आदमी सर। अभी कोई ना, देखो कुर्सी खाली पड़ी है, टेबल लगे हैं। खाने को 2-3 बार बाज भी लगाई है, रेडियो में स्पीकर लॉन्चमेंट भी किया है। डर के मारे लोग नहीं आ रहे। इससे कम से कम 300 और 400 गज होगा बॉर्डर, बिल्कुल आधा किलोमीटर से भी कम है। बॉर्डर के मारे लोग डरते आ नहीं रहे कि दोबारा फायरिंग ना शुरू हो जाए। शादी का सारा मजा किरकिरा, मजा पूरा खिरखिरा आ नहीं रहा। देखो ना, पूरे 5-7 आदमी है, 5-7 आदमी आ नहीं रहा। को बाज 2-3 बार लगाई है। बाहर के रिश्तेदार भी जो है, बॉर्डर में फायरिंग हो रही है, गोली चल रही है, डर से मारे लोग आ नहीं रहे। सारा बच जाए, बचा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान सरहद से चंद मीटर दूर इस गांव में रात के अंधेरे में फायरिंग हुई। सुबह माहौल कर्फ्यू जैसा था। सरदार पाल सिंह के गांव में खुशियों को पाकिस्तान का ग्रहण लग गया। क्योंकि दहशत है कि कभी भी पाकिस्तान कभी फायर कर सकता, बिल्कुल मतलब इसके रेंज में हम लोग छोटे हथियार के रेंज में। ये तो वाटर का फायर हो रहा है, तो आसपास पहले भी हमारे गांव में काफ़ी नुकसान हो चुका है। एक बच्चा डेथ हो गया, 3-4 जानवर का भी नुकसान हो चुका है। इसलिए नहीं लोग आ रहे हैं, पता नहीं कभी भी फायर है। जरेड़ा गांव में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। गांव वालों को छोड़िए, शादी समारोह में रिश्तेदार भी गिनती के पहुंचे, क्योंकि सबको डर गोली का है। वो डर के मारे नहीं, और रात को भी नहीं सोए। हमारे घर वाले सब पिछले दूसरे गांव में चले गए। डर खतरा बहुत, गोले जब गिरे थे, बच्चे चिल्लाए रात को, हम खुद डरे, पूरी रात नहीं सोए।
ਫਾਇਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਭੀੜ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਥਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। आपके घर से नहीं कोई नहीं आया, अकेले आए हैं, घर वाले आते नहीं, कहते नहीं जाना। तो इस तरह की यहाँ पर जो है स्थिति हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है और इस फायरिंग का असर जहाँ इन गांव वालों पर पड़ा है, किसानों पर पड़ा है, वहीं ऐसे घरों पर भी पड़ा है जहाँ शादी ब्याह होने थे और डर के मारे शादी ब्याह में लोग नहीं आ रहे। पाकिस्तानी स्नाइपर से निकली गोली ने जरेड़ा गांव में 2 सालों से बंद पड़े बंकर्स के दरवाजे खोल दिए। गांव में तकरीबन 80 बंकर हैं। ये बंकर कैसे और कितने मजबूत हैं, इसकी पड़ताल करने हमारे रिपोर्टर अजय बाचलू इस गांव में पहुंचे। लोगों ने तुरंत बचाव के लिए, क्विक रिलीफ जिसे कहा जाता है, अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बंकर बनाए हैं। हम ये करते हैं, जब फायर स्टार्ट होता है तो उस समय एकदम अपने मकानों में हो जाते हैं। तो जिसके घर पक्का बंकर नहीं है, जहाँ पक्का मकान नहीं है, वो पड़ोसियों के पास चला जाता है। आप ये देख रहे हैं, इसमें सारे लोहा डाला हुआ है, ये सारा का सारा कंक्रीट वगैरह का है। इतना बड़ा कि बड़ी से बड़ी कहीं कोई गोला पड़ेगा, कोई बड़ी टैंका तो फिर नजर आता है, अदरवाइज फायर नहीं नजर आ सकता। और जो एनिमी साइड है वो ये साइड है, इधर हमने वेंटिलेशन नहीं है। जो बंकर नहीं बना सकते उनके लिए गांव में कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। इन्हें भी खोल दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के तेवर देखकर गांव वालों को लगता है इसकी जरूरत अब कभी भी पड़ सकती है। साथ ही यहाँ पर सामूहिक बंकर भी हैं। इस गांव में 2 सामूहिक बंकर हैं जिनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए अब गांव वाले यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये इसलिए भी हमें जरूरी है कि हमारे गांव में हर एक के घर नहीं है, कईयों के घर कैपेसिटी नहीं थी, तो ये कम्युनिटी बैंकर उनके लिए काम आएंगे। अदरवाइज हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि रात को ना वो जो जिनके घरों में बंकर हैं उनको पीछे रिश्तेदारों के घर छोड़ना पड़ता था। अरे होगा तो बंकरों में सहारा लेंगे, बंकर का सहारा लेंगे हम। हाँ जी, तो लेते हैं फायदेमंद बंकर? हाँ बिल्कुल लेते हैं सर। पाकिस्तान की गोलीबारी भी बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में ठंड भी। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में रात का पारा 4 डिग्री तक रहता है। जरेड़ा गांव में बंकर सीमेंट के बने हैं जो रात में -डिग्री तक ठंडे हो जाते हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी नहीं रुकी तो शादी ही नहीं, सरहद के इन गांव में दिवाली भी दहशत भरे सन्नाटे में मनेगी। हम सब दिवाली का इंतजार करते हैं। सोचिए क्या गुजर रही होगी सीमा से सटे उन गांव के लोगों पर जिनका पाकिस्तान ने फेस्टिवल सीजन ही खराब कर दिया। अच्छा, एक बात और, हमारा जब इजराइल जाना हुआ तो हमास और इजराइल वॉर को कवर करते हुए जब मैं वहां देख रहा था कि एक बात बड़ी दिलचस्प दिखी, हर घर में बंकर होता था। रॉकेट हमले या बमबारी की जैसी सायरन बजता था या खबर आती थी, लोग तुरंत बंकरों में चले जाते थे। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान सीमा पर भी ऐसा होता है? बॉर्डर पर जान बचाने के लिए बंकर हैं कितने? साल 2017 में केंद्र सरकार ने बॉर्डर पर 17,000 बंकर बनाने का ऐलान किया था। जम्मू, सांबा, कठुआ, ये तमाम जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, पुंछ हुआ, राजौरी हुआ, यहां बंकर बनाने का प्रस्ताव था। तब जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 3 जिलों में 6,581 बंकर बनकर तैयार करने का प्लान बना। इनमें 5,867 इंडिविजुअल और 714 कम्युनिटी बंकर हैं। सांबा जिले में 1,387, जम्मू में 974 और कठुआ में 1,249 बंकर बना दिए गए। राजौरी में 2,554 और पुंछ में 717 बंकर बनकर तैयार हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो क्या इतनी तैयारी काफी है? और बॉर्डर पर फायरिंग के दौरान आम लोगों को अलर्ट करने के लिए क्या सिस्टम है और वो कितना कारगर है? हमारे जितने भी बंकर्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और जब तक अगर उनका एक डायरेक्ट हिट नहीं होता किसी बंकर पे तो ये बंकर नष्ट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये एक रीइंफोर्स्ड स्टील में बनाए जाते हैं और काफ़ी मजबूत रहते हैं ये बंकर्स। दूसरा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है बॉर्डर में, इमीडिएट सिस्टम ये है कि जैसे ही ये फायर खुलता है तो स्ट्रेट अवे जो एक यूनिट का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, सायरन बजता है
लोगों को अगवा करने के लिए, और स्पेशली गांव में भी ऐसे सिस्टम्स हैं। वादा तोड़ना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, ये कोई नई बात नहीं है। 25 फरवरी 2021 को भारत पाकिस्तान के बीच लेटेस्ट सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट साइन होने से पहले और बाद में पाकिस्तान की नापाक हरकतों में कमी आई या नहीं, ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। सीज फायर समझौता होने पर भी 2021 में पाकिस्तान ने 664 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत के 4 जवान इस दौरान शहीद हुए। 2020 में 5133 बार सीज फायर तोड़ा और इसमें 24 जवानों के अलावा आम नागरिक भी मारे गए। 17 अक्टूबर 2023 तक सरहद शांत रही, सीज फायर था, लेकिन पिछले 24 दिनों में पाकिस्तान ने 3 बार सीज फायर का वायलेशन किया है। आज जम्मू कश्मीर ने बीएसएफ के जिस जवान ने बलिदान दिया, जो जवान शहीद हुआ बीएसएफ का, वो कौन था, ये जानना बड़ा जरूरी है। जवान का नाम था लाल फाम कीमा। वो बीएसएफ की 148वीं बटालियन में बतौर हेड कांस्टेबल काम करते थे और सांबा में तैनात थे। वो मिजोरम के आइजोल में रहने वाले थे, वहां उनका पुश्तैनी घर था। लो, पाकिस्तान की खबर सुन ली। बड़ी खबर यह आ रही है पाकिस्तान से ही कि पाकिस्तान ने अपने पुराने जिगरी यार तालिबान से सारे राजनीतिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। बात पाकिस्तान की हो रही थी और ये एक और खबर उसी की आ गई, और तालिबान की मान्यता भी रद्द कर दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के कारण तालिबान के खिलाफ यह फैसला लिया गया। बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। तालिबान के साथ सभी रिश्ते खत्म किए पाकिस्तान ने, और अब चिंता क्या हो रही है कि हमला जो किया था, जितने पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वो हमले के पीछे तालिबान है ना हैरानी वाली बात। 2001 का दौर याद है आपको? 9/11 9/11 का हमला हुआ था, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए, और तालिबान को अफगानिस्तान की जमीन से मार भगाया। इसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान का बहिष्कार हुआ, लेकिन पाकिस्तान इकलौता मुल्क था जिसने तब तालिबान को मान्यता दी। अब जब अपने ही दामन में उसने जो पाले हुए आतंकी थे वो डसने लगे पाकिस्तान को, तो रिश्ते तोड़ रहा है तालिबान से। पुरानी कहावत है ना, आग से खेलोगे तो हाथ अपने भी जरूर जलाओगे। पाकिस्तान का तो पता नहीं क्या क्या जलेगा और भी आगे, लेकिन भारत में पराली जलने को रोकना एक चैलेंज हो गया है, बहुत बड़ी चुनौती हो गया है पराली जलने से रोकना। 48 घंटे गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी किया था। हुआ क्या? पराली अब भी जल रही है। ना किसी की धरपकड़ हो रही है, ना किसी की जवाबदेही तय हो रही है, और जिनकी जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई फिलहाल देखने को नहीं आ रही है। पंजाब में लेकिन कोर्ट का डर अब थोड़ा दिखने जरूर लगा है। पंजाब में किसानों ने पराली जलाना बेशक बंद नहीं किया है पूरी तरह से, ऐसा नहीं हो रहा है बंद पूरी तरह से। आज भी पंजाब के खेतों में आग की लपटें और धुएं की तस्वीरें सामने आई। मोहाली में चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां भी पराली जल रही थी, और फिरोजपुर जिले में भी। पुलिस ग्राउंड जीरो पर जा रही है। आग बुझाने का जिम्मा भी पुलिस वालों ने खुद ही संभाल लिया है। अभी भी काफ़ी जगह पर है जहां आग लगाई जा रही है, जिसको हम अलग अलग जगह पर पहुंच के अलग अलग टीमों के साथ कवर कर रहे हैं, और जहां पर भी आग लगी हुई है उसको हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की हदायतों के मुताबिक जो उनके हुक्म थे वो हम उसको पूरी इन बिन पालना कर रहे हैं, और जल्दी ही इसके ऊपर सारा जो कार्रवाई करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। हमारी टीम लगातार 2-3 दिन से है कि जहाँ पर भी पूरे एरिया के अंदर जहाँ पर भी आग लगती है, हम वहाँ पर उसी टाइम पहुँच के उसको बुझा देते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर से भी तस्वीरें आई, वहां आज भी पराली जलाई गई। कल भी हमने संगरूर की खबर आपको दिखाई थी, कैसे मुख्यमंत्री के जिले में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। 24 घंटे बाद खबर का असर हुआ, कल हमने जो दिखाई उसका। संगरूर में पराली ना जले, इसके लिए पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ खेतों में उतर गई। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमल में लाने के लिए पुलिस क्या कर रही है, आज एबीपी न्यूज ने
पंजाब के स्पेशल डीजी अर्पित शुक्ला से ही ये बात पूछी। ये स्टबल बर्निंग का इशू पंजाब में चल रहा है, इसके लिए पंजाब पुलिस ने एक रूट मैप बनाया है, क्या है उसके लिए आप कर रहे हैं? कल जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स हुए उसके बाद एक सख्त रुख अख्तियार करते हुए कल डीजीपी पंजाब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सारे कमिश्नर्स, एसएसपीज, डीआईजी, आईजी और एसएचओ लेवल तक की एक मीटिंग कॉल की, जिसमें पंजाब के सारे डीएसपीज, एसएचओज तक के अफसर थे और उनको सख्त हिदायत की गई कि स्टबल बर्निंग को इमीडिएटली रोका जाए। जो किसान जथेबंदियां हैं, जो हमारे सरपंचेस हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाया है कि स्टबल बर्निंग को इमीडिएटली रोका जाए और अगर कोई भी व्यक्ति स्टबल बर्निंग को नहीं रोकता तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑर्डर्स के बाद भी कई जगह पे वायलेशंस हुई हैं, लेकिन कई जगह पे पुलिस पहुंच भी गई, कई जगह पे अभी जो है ज़रूरत है, उसके लिए कुछ किया जा रहा है सर? मैंने आपको बताया हमारी सारी मशीनरी इस बात पे लगी हुई है कि इन आगों को, इन पे नियंत्रण पाया जाए, इन्हें बंद कराया जाए टोटली। पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। बेमौसम बरसात प्रदूषण घटाने का फिलहाल सबसे कारगर तरीका बताया जा रहा है। इससे दिल्ली का आसमान साफ हो जाएगा। तैयारियां तेज भी हो गई हैं, लेकिन कृत्रिम बारिश पर फाइनल फैसला शुक्रवार को होगा, जब प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का पॉल्यूशन कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली को प्रदूषण के चंगुल में फंसे हुए करीब 2 हफ्ते गुजर गए हैं। प्रदूषण से फौरी राहत के लिए एक ही तरीका है, कृत्रिम बारिश। ये काम हुआ तो असर तुरंत दिखने लगेगा। क्लाउड सीडिंग का मसौदा भी तैयार है, बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। कल सेकेंड राउंड हमारी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने हमारे सामने रखा है। हमने उनसे कहा है कि एक डिटेल प्रपोजल जो है आप तैयार करें, और अगर उनका प्रपोजल आज आ जाता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसको रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि भाई 20 से 21 में एक वो पायलट प्रोजेक्ट हो। 20-21 नवंबर को बारिश की तैयारी फुल स्विंग में है। कानपुर IIT कृत्रिम बारिश का खाका खींचकर पूरी तरह तैयार है। IIT कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको DGCA ने अप्रूव भी कर दिया है। और साथ ही हम CII के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। पूरे दिल्ली NCR पर स्मॉग छाया हुआ है। ये बहुत बड़ा इलाका है। दिल्ली 14,083 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। इतने बड़े क्षेत्र में कृत्रिम बारिश करवाना इस बात पर भी निर्भर करता है कि 20-21 नवंबर को दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा। क्लाउड सीडिंग है, ये अगर क्लाउड्स नहीं हो तो होनी बहुत मुश्किल होती है। बेसिकली इसके लिए क्लाउड्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसकी कोशिश है कि 20 तारीख के आसपास, जो कि बोला जा रहा है, दोबारा से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है क्लाउड्स होने की संभावना है, तो उस टाइम पे इसकी क्लाउड सीडिंग की प्लानिंग की जा रही है। मॉइस्चर लेवल 40 से 45% होना बहुत ज़रूरी है मिनिमम। दिल्ली वालों को फिलहाल तुरंत प्रदूषण से राहत चाहिए। इसके लिए सरकार चाहे क्लाउड सीडिंग करवाए या कुछ और, लेकिन दिल्ली की जनता प्रदूषण पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है, ना कि छुटकारे के लिए कोई टाइम पास फॉर्मूला। आर्टिफिशियल बारिश से मुझे तो लगता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। प्रदूषण कम करने के लिए कुछ ठोस कदम। सर, अब जो आर्टिफिशियल है वो तो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल से है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी तो तब फर्क पड़ेगा ना जब ऑल ओवर दिल्ली में बारिश होगी। मेरे ख्याल से मैं तो सरकार के बिल्कुल आलोचना करता हूँ सब चीज़ों पे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार पहले स्टेप क्यों नहीं ले रही है। कानपुर IIT ने पहले ही साफ कर दिया है कि नकली बरसात से कुछ दिन ही चैन मिलेगा। ये प्रदूषण का परमानेंट इलाज नहीं है। दिल्ली की हवा बदलने का एक ही रास्ता है, सीधे प्रदूषण की जड़ पर खात्मे के लिए काम किया जाए।
क्लाउड सीडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है प्रदूषण कम करने का। इससे AQI लेवल 100 और 150 के बीच आने की संभावना है। एक बारिश जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहले 300 स्क्वायर किलोमीटर कवर करेगी और इससे पोल्यूशन लेवल 5 से 7 दिन हो सकता है, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी बारिश हो जाए, ये मेंटेन रहेगा AQI लेवल 100 और 150 के बीच में। इंतजार शुक्रवार का है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। उम्मीद है कृत्रिम बारिश वाले विकल्प पर मोहर लगेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए फौरी एक्शन होगा। प्रदूषण का ये पंगा छोटा नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं क्लाउड सीडिंग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऑड इवन हो या फिर बसें रोकना, ये पूरा समाधान नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। अगर नहीं किया तो हमारी मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अच्छा, ये तो हुई जहरीली हवा की बात जिसे साफ करना है। अब आपको सावधान भी करना है, और सावधान करना है मीठे जहर से। आप पूछेंगे कौन सा जहर? वही जो आजकल मिठाई की दुकान पर बिकता है, यानी मिलावटी स्वीट्स। दिवाली आते ही कई दुकानदार नकली मावा बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। कई बार प्रशासन ऐसी दुकानों पर पहुंच भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसे बड़े बड़े शहरों की मार्केट में खपा देते हैं। अंजाम क्या होता है, रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा। मेरठ का जिला अस्पताल और सरकारी बेड पर इलाज करा रहे ये हैं मोहम्मद वाजिद। नर्स बीच बीच में आती है और वाजिद का बीपी चेक करती है, मगर इन्हें हुआ क्या? इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने की नौबत क्यों आई? कल रात तक तो अच्छे खासे थे। 10 साढ़े 10 बजे से मैंने दूध और मिठाई खाई थी, और उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे उल्टी लगनी चालू हुई थी, उल्टी और दस्त। फिर ज्यादा हालत बेकार हो गई मेरी, तो घर वाले मुझे एडमिट करके यहाँ ले आए। सस्ती मिठाई के चक्कर में वाजिद बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई। यही हाल बिहार के हाजीपुर में रहने वाले मनोज और नीलम का भी हुआ। सस्ती मिठाई के चक्कर में दवा खाने का चक्कर लगाना पड़ गया। मिठाई बाजार का खाने से लूज मौसम हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी बढ़ गया। 2-3 दिन पहले मिठाई खाने से लूज मोशन हो गया है। मिठाई खा लिए थे सोनपापड़ी पर, उससे पेट में गैस बन गया है, पेट खराब हो गया है। एक लाइन में समझाएं तो फेस्टिवल सीजन का दिवाली मेला आपकी मिठाई में मिलावट का खेला। देश में नकली मिठाई अब हर साल की प्रॉब्लम है। शहर छोटे हों या बड़े, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर सतर्क हैं। कई दुकानों पर छापे मार रहे हैं, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी मिलावट का खेल खुलेआम होता है। यूपी हो या फिर मुंबई का पालघर, तस्वीरें करीब करीब एक जैसी ही हैं। पालघर में तो प्रशासन ने 22,000 किलो नकली मावा पकड़ा। जो बसें राजस्थान और गुजरात से आई, उनकी चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। इसमें से 3,000 किलो तो ऐसा था जो बिल्कुल खराब था। इसीलिए चेकिंग टीम ने सुबह तक का इंतजार भी नहीं किया, रात में ही गड्ढा खोदा, जेसीबी चलाकर मिलावटी मावे को नष्ट कर दिया। और जो ग्राहक है उन्होंने मिठाई मावा या ये परचेस करते टाइम जो स्वीट मार्ट से उधर से जब मिठाई परचेस करेंगे तो बेस्ट बिफोर डेट, यूज बाय डेट, ये फ्रेश है का, ये देख के ही वो परचेस करना चाहिए। मसला आपकी सेहत का है तो आप बीमारू मिठाई से कैसे बचेंगे? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं। लेकिन पहला सवाल तो ये कि मिलावट होती कैसे? दरअसल मिठाई बनाते वक्त दूध, मावा, चांदी के वर्क, चीनी या तेल और घी में मिलावट की जाती है। कुछ लोग चांदी के वर्क में एल्युमिनियम मिक्स कर देते हैं।
दूध में यूरिया, कलर और वॉशिंग पाउडर मिला दिया जाता है। घी में चर्बी मिलाई जाती है और मावा में अरारोट और मैदा मिक्स करके बेचा जाता है। होली हो या दिवाली, हमारे देश में मिठाई का इस्तेमाल साल भर चलता है। इसीलिए मिलावट का बाजार भी गर्म रहता है। इसका हिसाब किताब है कितना? साल भर में 1.25 लाख करोड़ की मिठाई नमकीन बिक जाती है। इसमें 50% मिठाइयाँ त्योहारों पर खरीदी जाती हैं। इसी के साथ साथ नकली मिठाई का जाल बेचता है। कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। मिलावटी मिठाई की जांच के लिए एजेंसियां लगातार रेड वगैरह करती रहती हैं। पिछले साल 20% से ज्यादा सैंपल नकली पाए गए थे। इतनी रेड के बावजूद हर साल मिलावट क्यों होती है? जवाब है कमजोर कानून। मिलावट का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होती है। 1000 रुपये जुर्माना होता है। इतना ही प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में देखें तो मिलावट पर सख्ती बरती जानी चाहिए। इससे कम 25,000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सजा, ये अनिवार्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो मिलावट के दोषियों को उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। मैं तो ये पता लगता है भाई मिठाई खाई थी तो उल्टी आ गई, हॉस्पिटल चले गए, या दस्त लग गए, हॉस्पिटल चले गए, या और थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, अगर रखी हुई मिठाई खा ली तो बुखार आ गया, टाइफाइड टाइप का इन्फेक्शन हो गया। तो उसमें यही कह सकता हूँ कि जो ज़्यादा कंजम्पशन होता है मिठाई का, उसकी वजह से मैं 1 या 2% तो लोगों को इसमें टॉक्सिक हानि होती ही है। तो ये एक छोटी तादाद नहीं है और सीज़न के टाइम ये चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो मिठाई खाई जाएगी। पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड दिखा है कि धन और जितने भी साधन संपन्न परिवार होते हैं, मिठाई की बजाय ड्राई फ्रूट्स का चलन उनमें बढ़ा है। शहरी इलाकों में ज़्यादातर जूस और नमकीन के गिफ्ट पैकेट्स वगैरह देकर अपने त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिठाई की मांग कम हुई है, क्योंकि ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता तो फिर शायद इतना ज़्यादा मावा दुकानों पर तैयार ना होता। हज़ारों किलो मिलावटी मिठाई बाजार में इस तरह ना पहुंचती। ये इसलिए पहुंचती है मिठाई क्योंकि त्योहारों के मौके पर आज भी हमारे देश में मिठाई देने का, मिठाई स्वीकार करने का, मिठाई खाने का चलन है और हम बांटते भी हैं इसे। इसी आबादी को सावधान रहने की ज़रूरत है और हमारी एजेंसियों को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मिलावट की ये मीठा जहर खाने से आप गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और कई बार तो जान भी जा सकती है। ब्रेक के बाद बात राहुल यादव यानी रैपर फाजिलपुरिया की। नोएडा की रेप पार्टी में सांप और जहर सप्लाई की जांच चल रही है। इसमें चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव भी फंसे हुए हैं। नोएडा पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में यूट्यूबर के बाद सिंगर राहुल यादव का भी नाम आ गया है। राहुल यादव मतलब फाजिलपुरिया के नाम से मशहूर हैं वो। फाजिलपुरिया के कई चर्चित गाने आपने भी सुने होंगे। अब फाजिलपुरिया सांप सप्लाई केस में चर्चा में आ गए हैं। इस केस में उनका नाम कैसे आ गया? क्योंकि एल्विश यादव ने पुलिस को पूछताछ में कहा है कि उनके लिए फाजिलपुरिया ने सांपों का इंतजाम किया था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोहित कुमार ने इन आरोपों पर सीधे फाजिलपुरिया से संपर्क किया। उन्हीं से पूछा क्या है भैया ये मामला। फाजिलपुरिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मोहित के साथ। ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, गले में सांप लिए हुए हैं, वो कहाँ शूट हुई थी? वो सर वो फाजिलपुर की है, हमारे गांव में मैंने गाना शूट किया था। और जो उसके अंदर सांप है, जो उसके अंदर घोड़े भी हैं, उसके अंदर गन्स भी, उसके अंदर फेक करेंसी भी है, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स, बहुत से प्रॉप्स हैं जो हमने एक प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू मंगाए थे। लेकिन जो ये भी केस और केस के अंदर जो एक वीडियो बार बार वायरल करी जा रही है, वो मैंने 2 दिन पहले भी बताया था सोशल मीडिया के थ्रू कि ये वीडियो हमारे गाने की है, जिसके अंदर ना कोई कोबरा है ना कोई, सारे एग्जॉटिक हैं और ये वीडियो का पार्ट है। तो इससे एल्विश का कोई लेना देना नहीं है और जो केस है उस केस के इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। तो जो एल्विश के साथ अटैच की गई है वीडियो केस के अंदर जी, तो ऐसे में आप साफ करते हैं कि गाना है, ये जो शूट था आप ही के सामने हुआ था? मतलब आपके गाने में? मेरे ही गाने का शूट था और एज अ गेस्ट अपीयरेंस हमने एल्विश को बुलाया था। और वो जो जितना भी वो पार्ट जो
वीडियो में चल रहा है वो सारा हमारे गाने के शूट का है। मगर पुलिस का कहना है कि एल्विश पे भी आरोप लगाया था कि वो अरेंजमेंट करता है, तो जो किस कंपनी से आपने परमिशन ली जी, तो जो आप करते हैं तो क्या परमिशन आप खुद लेते हैं या किसी कंपनी के थ्रू? जो प्रोडक्शन कंपनी होती है उनके पास सारे परमिशन वाली चीज़ें होती हैं जी, तो उनके पास परमिशन है उनको रखने की, उनको संभालने की, और उनके पास लिंगुआ और ऐसे काफ़ी वेबसाइट्स होते हैं। सर मुख्य सवाल मेरा एक और आपसे ये भी है कि क्या यूपी पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने आपसे संपर्क साधा है नाम आने के बाद? हमारे पास फ़ोन आया था, तो उसमें ये है कि भी उन्होंने बताया कि बुलाएंगे, और ये उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये जो आपके गाने का वीडियो शूट है ये आपके गाने में ही इस्तेमाल करे गए हैं। तो वो मेरे से फ़ोन पर पूछा गया था, बाकी उन्होंने बताया था जरूरत होगी तो आपको ज़रूर बुलाया जी जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मशहूर सिंगर फाजिल पुरिया, जिन्होंने बताया कि जिस वीडियो का इस्तेमाल एल्विश यादव के केस के अंदर किया जा रहा है, लगातार जो वायरल हो रही है वीडियो, गले में सांप लेकर जो दिखाई दे रहे हैं, वो जो वीडियो है फाजिल पुरिया ने इस बात की पुष्टि की है कि वो वीडियो जो है वो मेरे गाने के शूट की वीडियो है, जो कि 7 महीने पहले शूट किया गया था, जिसको कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अजीब काम है ये, रेप पार्टियों में सांपों का सप्लायर है कौन? पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव के बयान से अब इस केस में फाजिल पुरिया की गर्दन भी फंसती दिख रही है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को तलब किया और पूछा, पार्टियों में सांप और जहर की सप्लाई कौन करता है? सांप वाले एल्विश के वीडियो में सांप कौन लेकर आया था? इस सवाल के जवाब में एल्विश ने फाजिल पुरिया का नाम लिया। एल्विश ने नोएडा, दिल्ली, राजस्थान की पार्टियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने उनके बारे में भी पूछा है एल्विश से। गिरफ्तार आरोपियों के बयानों को सामने रखकर एल्विश से सवाल किए गए और जांच में अब तक जो भी ऑडियो वीडियो मिले हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि एल्विश ने खुद को बेकसूर बताया है। इसमें 5 लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया था और जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम एल्विश यादव है और जो यूट्यूबर है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये अपने अधिवक्ताओं संग थाना 20 पर आए थे, जिसमें इनसे बेसिक क्वेश्चनिंग की गई है। साथ ही साथ दोबारा जो है पूछताछ के लिए इनको नोटिस निर्गत किया गया है और तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसके 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था। अब यूपी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन उपदेशों से मैनेजमेंट का हुनर सीखेंगे। मैनेजमेंट छात्रों को बताया जाएगा कि बिजनेस संभालने और उसे आगे बढ़ाने में श्री कृष्ण के उपदेश कितने कारगर साबित हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का मानना है कि भगवत गीता से बड़ा कोई मैनेजमेंट मंत्र नहीं है। चलिए अब वक्त हो गया है पब्लिक कमेंट्स का। देखते हैं आपने हमारी खबरों पर क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले राजेंद्र जी क्या लिखते हैं? फर्जी पेसमेकर लगाकर बीमार लोगों की जान लेने वाले डॉक्टर को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या ऐसी घटना दुबई या किसी दूसरे देशों में सुनी है? बिल्कुल होगी, एक बार कानून के शिकंजे में जाने तो दीजिए, आरोप तो तय होने दीजिए। उदय प्रकाश क्या लिखते हैं? नीतीश जी ने विधानसभा और विधान परिषद में अभद्र अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, माफ नहीं किया जा सकता। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो उसे उस पद से निकाल देना चाहिए। सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी द्वारा न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा नीतीश जी से, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।